द्रोणाचार्य की गर्दन काटने की बात मुझे ना मैंने सुनी है ना मैंने पढ़ी है। आपके केस में ये हुआ कि आपने बीजेपी को शिव खड़ा किया, सारी चीज़ें आपने सेटल की और उसके बाद आपके पीछे आपने जो शिष्य खड़े किए थे उन्होंने ही आपकी गर्दन काट दी। आपको पॉलिटिक्स से ये जो अंतराल है, क्या यह पीढ़ी का अंतराल है, क्या ये नई जो पीढ़ी आई है, ज़मीन के कार्यकर्ता से नेता आप बने फिर भी आप पर परिवारवाद हावी हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्या वह जगह जो आपके यहाँ पे आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं आप टॉप पोजीशन पे है, यह परिवारवाद की आपको लगता है ये परिवारवाद है, सुविधावादी राजनीति है या फिर और कुछ आप डिफाइन कर पाएंगे? नहीं, ये राजनीतिक शिफ्ट है। एक बात आपको बता दूं, 40 साल की ज़िंदगी में मैंने कई पद, मैंने देखो इलेक्शन में 6 बार मैं चुन के आया, कभी हारा नहीं। 7वीं बार भी मुझे आता था पर मुझे टिकट पार्टी ने नहीं दिया। एक बात है कि ये 40 साल में जब लड़ते आया, करते आया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते आया, तो इससे मुझे कोई भी भारतीय जनता पार्टी से कोई तकरार मेरी नहीं है। मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी करके मैं कभी नाराज़ नहीं रहा। पार्टी के आला लीडर जो उनके ऊपर भी मैंने कभी नाराज़गी, मेरी इंक्वायरी लगाई दी जाती थी, कोई एंटी करप्शन मेरे पीछे लगा दिया, कभी इनकम टैक्स को लेटर लिखो तो इनकम टैक्स वाले आ जाए, कभी कोई औरत को पकड़ के मेरे ऊपर विनय भंग का खटला जो बोलते हैं ना 509 CRP वो लगा दिया, झूठा ही खटला लगा दिया। और कोर्ट में दिन रात कोर्ट में जाते जाते तो मैं पागल हो गया। अच्छा, हर एक इसमें छुट जाता था, निर्दोष छुटता था, झूठे ही थे। और इससे मुझे बड़ा ये होता था कि इतने 40 साल हमने ज़िंदगी निकाली पार्टी के लिए, ये कल के बच्चे हैं जो हम लोगों को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। और मेरी ऐसी बात थी कि पार्टी के जो हमारे लीडर्स थे उनको बताने के बाद कोई ख्याल ही नहीं रहता था, हाँ बताएंगे, ये करेंगे। तो मुझे लगता था कि भाई पार्टी में हम अकेले पड़ रहे हैं। कार्यकर्ता से नेता बनने का एक जो सफ़र होता है वो हमेशा रोमांचक होता है, क्योंकि जब भी नेपोटिज़म की बात होती है तो ये होता है कि किसी को उनके फादर से या फिर उनके ग्रैंडफादर से कोई विरासत मिली और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया। महाराष्ट्र में पिछले महीने कुछ डेवलपमेंट्स हुई, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी। खानदेश से आने वाले एक कद्दावर नेता एकनाथराव जी खड़से, उन्होंने उनका लंबा 35 साल का राजनीतिक जीवन जिसमें उन्होंने बीजेपी की विचारधारा को जिया, यह कहा जाता है कि खानदेश में जो बीजेपी खड़ी हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ एकनाथराव खड़से जी के हैंड से हुई। इस इतने लंबे सफ़र के बाद उन्होंने स्विच किया और अभी उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसको ज्वाइन किया। तो हम इन सारे घटनाओं पर जो डेवलपमेंट हुई उस पर, और उससे पहले खड़से जी का जो जितना भी सफ़र है, उन्होंने एक कार्यकर्ता से जो सफ़र शुरू किया था वो वहाँ से लेके आज तक के सफ़र को हम हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा उनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं कि उनके उस सफ़र की अहमियत क्या है। कुछ मेरे सवाल है, कुछ दर्शकों से आए हुए सवाल है, उनसे रूबरू होते हैं। तो खड़से सर, द इंडिया बुलेटिन में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। जी हाँ, नमस्ते सर। सबसे पहले तो वह कौन सा पल है जिस समय आपने यह डिसाइड किया कि आपको राजनीति में स्विच करना है? जब आप स्कूली जीवन में थे और उसी से आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप स्कूल से ही पॉलिटिक्स में रुचि रखते थे, वो कौन सा पल था जिस समय आपको यह लगा कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? तो कहते महाविद्यालय में, कॉलेज के लाइफ में जब मैं पढ़ता था तो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन चलते थे और विद्यार्थी यूनियन के जब इलेक्शन चलते थे वो विद्यार्थी यूनियन में मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। कई बच्चे ऐसे साथ में आ गए, चलो खड़ा रहेंगे, एक पैनल बना के, एक पैनल बनाया, उसमें खड़ा हो गया और मैं जीत के आ गया। और उस दिन से मुझे राजनीति की थोड़ी सी मालूमात हो गई कि भाई ऐसे राजनीति होती है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बना, फिर गैदरिंग सेक्रेटरी बना, फिर कई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो है हम स्कूल कॉलेज में करते थे। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से संबंध आया और अपने जो साथ स्टूडेंट थे उनके साथ संबंध आया। और एक टीम वर्क कैसा होता है, एक लीडरशिप कैसी होती है, उसकी छोटी सी
ये उस समय मुझे करने को मिली। एक सवाल इसी से जुड़ा है कि पॉलिटिक्स की, जब भी इंडियन पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो स्टूडेंट को यह बताया जाता है कि वो आपका काम नहीं है, आप शिक्षा पे फोकस कीजिए। तो आप मुझे यह बताइए कि जब आप वहाँ पे टर्न हुए पॉलिटिक्स में तो क्या आपकी शिक्षा पर उसका कोई असर पड़ा, या फिर दोनों चीज़ें आपको समानांतर लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई? मुझे तो कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ा। शिक्षा के साथ साथ राजनीति भी चलती थी। राजनीति थी तो इंटरनल स्कूल की थी, कॉलेज की थी, कोई बाहर की राजनीति तो थी नहीं। इसलिए कॉलेज के दिनों में क्या है कि 1 घंटा 2 घंटा चले जाता था, बाकी तो स्कूल में टीचिंग में लगा रहता था या पढ़ाई में लगा रहता था। इसलिए वहाँ तक मेरा अनुभव है। स्कूली बच्चा एकनाथ कैसे था? शरारती था, खेल कूद में अग्रसर था, पढ़ाई में कैसे आप? पढ़ाई में तो मैं पहले से अग्रसर रहा हूँ। जैसा कि स्कूल में जब पढ़ता था तो मेरे साथ हम लोग ऐसे 4 लड़के थे जो स्कूल में, कि चारों लड़के 1 2 3 4 यही नंबर से चलते थे हमेशा। और वही मैं जो 7th क्लास तक था तो उससे समय से हम चले, कभी पहले नंबर पे मैं आता है, कभी दूसरा आता था, पर 4 के पीछे 5वां कभी हमारे में नहीं आया। और स्कूल में मेरिट का नाम रहा। और स्कूल का जीवन जो लाइफ देहात में निकला। हमारे यहाँ खेती बाड़ी भी बहुत है और देहात में काम करते करते, स्कूल में भी जाते जाते देहात में काम करते थे, खेती में काम करते थे। और एक एक्चुअल में उसी सवाल पर शिफ्ट करने वाला था कि एक बात तो है कि स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा आपका पॉलिटिक्स का, लेकिन उसी समय आप जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेवा पाटिल समाज से आप आते हैं, गुजरात से आई हुई है फैमिली है, यहाँ सेटल हुई, उसके बाद आपके पास जितनी भी संसाधन के साधन है उसको किया, तो उस कम्युनिटी के एंगल से आपको आप कैसे सेटल हो पाए? क्या परेशानियाँ थी? जैसा पहले ये कहा गया कि यहाँ पे खानदेश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो ऊंची जाति वाला या फिर वैसा था, उसको आपने ब्रेक किया, तो वो आपके शिक्षा के समय में उस कम्युनिटी को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये पूरा क्षेत्र था पहले तो 100% कांग्रेस का क्षेत्र था। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके माननीय प्रतिभाताई पाटिल, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 18 साल यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव थी। एक मधुकर राव चौधरी जो हमारे मिनिस्टर थे वो भी यहाँ थे। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जब से निर्माण हुई तो उसमें से करप्शन 70 साल में से 60 साल ऐसे रहे कि यहाँ मिनिस्टर ही रहा, जो भी रहा अपोजिशन में रहे या मिनिस्टर में रहे। और यहाँ पूरी कांग्रेस की पकड़ थी। और मैं जब कॉलेज से यहाँ आया, मैं गांव में आया पढ़ने के बाद, तो मैंने देखा कि यहाँ तो राजनीति करना है, पढ़ाई तो 100% कांग्रेस वाले, कोई अपने साथ है ही नहीं। तो पहले दिनों में कांग्रेस के साथ जो कोऑपरेटिव के इलेक्शन थे, वो कांग्रेस के साथ लड़े। और उनके साथ लड़ते हुए मैं पहली बार जो हमारे यहाँ खरीदी बिक्री संघ बोलते, सेल परचेस यूनियन, उसका मैं चेयरमैन बना। और जो उसका चेयरमैन रहता था बाय वर्चुअल पोस्ट, वो पंचायत समिति जो है उसका सदस्य रहता था। और इसलिए मैं 1980 में 81 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस समय से मैं पहली बार वहाँ पंचायत समिति का सदस्य बना। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट में चला। पूरी कोऑपरेटिव मूवमेंट उस समय कांग्रेस के साथ चलता था। हम पॉलिटिकल पर थोड़ा शिफ्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको अंदर से खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सर्च कर रहा था, जब से पिछले 15 दिनों से आप पर सर्च कर रहा हूँ। पर्सनल कुछ निकल नहीं रहा है। मंदाताई का और आपका रिलेशन कैसे जुड़ाव हुआ, क्या अरेंज था? उसके बाद शादी का जो आपका रिलेशन है बहुत लंबा अरसा है, कैसा देखते हैं उस जीवन को आप? देखो, मेरी मिसेज जो है तो हमारे रिलेशन में ही है। जहाँ मेरी बड़ी बहन रहती थी, वो बड़ी बहन के रिलेटिव में एक ही घर में रहते थे। हमारे बड़ी बहन के घर में इनके पिताजी के और ये सारे बच्चे लोग एक ही रहते थे। मेरा हमेशा जाना आना रहता बचपन से। जब छोटा सा उस समय बहन के यहाँ जाता था, मेरे सिस्टर के यहाँ, और उसी समय ये भी वहाँ रहते थे। और उस समय पहचान तो पहले बचपन से पहचान थी। बाद में एक दिन परिवार वालों ने बताया मुझे कि भाई शादी तय हो गई। ये आपको परिवार वालों ने बताया? परिवार वालों ने कि आपकी शादी तय हो गई है और ऐसी शादी करना है। तो उस समय बस कौन है, तो ये लड़की है, बस के साथ शादी हो गई। उस समय कैसा था कि बुजुर्ग लोग आते थे, उनको लड़की पसंद आ गई तो अपने को बोल देते थे। लेकिन वो रिश्ता सुंदरता से अभी तक बहुत अच्छे से चला गया। बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा बुजुर्गों के आशीर्वाद से। पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हारे आप, तब से 2016 तक ये जो स्पैन है, इसको एक हारे हुए ग्राम पंचायत के सदस्य के वहाँ से तो एक स्टेट के सबसे पावरफुल मिनिस्टर तक,
इस लंबे सफ़र को आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो दर्शकों को पता चलेगा कि एक कार्यकर्ता से वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, या फिर कितनी मशक्क़त करनी होती है। क्या आपके व्यू पॉइंट है उस पर? करीबन 77-79 इमरजेंसी के बाद का पीरियड था। उस समय मैं गांव के ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ा था और गांव के ग्राम पंचायत पैनल के साथ लड़ा था। 9 लोगों का एक पैनल लेके गांव में लड़ा था और 1 वोट से मैं गिर गया था। 1 वोट से उस समय पूरा का पूरा पैनल गिरता पूरा पैनल ही 2 वोट से गिर गया था। 2 और 1 वोट से पूरा पैनल गिर गया था। देखो, जब मैंने ये पता लगा, मुझे पता चला कि एक वोट भी अपनी ज़िंदगी में कीमती रहता है और 1 वोट से हम गिरे हैं तो पूरे 5 साल चले जाते हैं। इसलिए ये सीख उस समय लिया मैंने ग्राम पंचायत का जब इलेक्शन हारा कि कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन में 1 सीट लाना ही चाहिए, 1 वोटर जो है आना ही चाहिए, वोटिंग के लिए लाना चाहिए, वोटिंग करवाना चाहिए। ज़्यादा वोटों से जीते तो बड़ी अच्छी बात है, पर 1 वोटों से हार सकते हैं। ये उस समय से जब तक किया तो उसके बाद में मैं आज तक कोई भी इलेक्शन हारा नहीं है, एक भी इलेक्शन में मैं हारा आपका नहीं। विधानसभा का भाषण सुन रहा था जब आपने ये कहा था, आप कर आरोप दिए थे। हाँ, वो एक भी इलेक्शन हारा नहीं, न कोऑपरेटिव मूवमेंट में हारा, न पब्लिक सेक्टर में हारा, कोई इलेक्शन नहीं हारा। तो इसका ये है कि मुझे जिद पकड़ो और 1 वोट लाओ। हम दूर दूर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी अगर 1 वोट रहता है तो उसको हम मोटरसाइकिल में बैठा के लेके आते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत भी नहीं रहती। पर बोला नहीं, 100 के जगह 101 से वोट चुन के आएंगे, पर 100 के जगह 99 हो गए तो घर को जाएंगे। इसलिए एक अच्छी सीख उस समय मुझे मिली। और उस समय से जब मैं ग्राम पंचायत का इलेक्शन हारा तो ये मैंने बताया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में मैं चलता था। बहुत स्ट्रगल उस समय करना पड़ता था। एक तो इमरजेंसी के बाद, हाँ, इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के बाद में जब मेरी राजनीति शुरू हो गई वहाँ, उस समय तो एक ऐसा प्रभाव था, एक दहशत थी। उस समय घर वालों के ऊपर भी दबाव आता था, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको घर पे बैठो, नहीं तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बहुत कभी कभी तो घर तक नौबतें मारामारी की आ जाती थी, कभी झगड़ा फसाद ऐसा होता था राजनीति में। पर एक अच्छी बात है कि उस समय हमारा क्षेत्र में ऐसी राजनीति नहीं थी जो तलवारबाजी निकाले। हाँ, गाली गलौज तक थी, कुछ ज़ोर शोर से बातें बीतें करने तक मर्यादित थी और इसलिए मुझे इतनी तकलीफ उस समय नहीं हुई। पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना 1980 में और उस समय से आज तक मैं काम करते आया। तो धीरे धीरे लोग भी आते गए, पार्टी के साथ जुड़ते गए, मेरे साथ जुड़ते गए। ज़्यादातर मैंने देखा कि एकनाथ खड़से ये व्यक्ति ये दिल्ली में गणित है कि खानदेश की बात अगर 80 के दशक से 2015 तक जो बात होती है, तो जब महाजन साहब का या फिर और जो अभी बड़े नेता खुद को कह रहे हैं उनका जब ओवरव्यू लिया जाता है तो ये कहा जाता है दिल्ली में भी कि खड़से साहब का जो ओवरव्यू है वो सबसे बड़ा है, वो स्पैन बड़ा है। और अभी भी ये बात हो रही है दिल्ली में कि ये शिफ्ट होगा, अगर खड़से साहब का शिफ्ट हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा शिफ्ट होगा। ये बात सही है, क्योंकि मैं ज़रा ये 8-10 दिन से देख रहा हूँ। जब मैं एनसीपी में गया उस समय मैंने ये देखा कि बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता है, जो मतदार है, भारतीय जनता पार्टी का त्याग करके छोड़कर वो एनसीपी में आ रहे हैं। एक बात है कि 40 साल की मेरी राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा हमारे वोटर्स जो है उनको परिवार के सदस्य उस ढंग से देखा, जो परिवार में रिलेशन रहते हैं, शादी ब्याह में जाना, सुख दुख में रहना, ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे खाना खाना, ऐसा 40 साल तक चलने के कारण एक लगाव ये लोगों के साथ हुआ। इसलिए पार्टी बाद में है, एकनाथ खड़से पहले है और ये लोग जो आते हैं तो एकनाथ खड़से करके पार्टी में ज्वाइन हुए। जब एकनाथ खड़से दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो तो ये शिफ्ट होने लग गए इधर अब एनसीपी में। विचारधारा की एक बात आती है, जब मैं थोड़ा सा बीजेपी की जो विचारधारा है उससे थोड़ा आर्ग्यू करता हूँ, एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जैसा राम मंदिर आंदोलन की जब बात होती है तो इतिहास के कुछ पन्ने हमें सिखाते, इतिहास का विद्यार्थी होने की वजह से। तो उस विचारधारा को आपने 40 साल जिया है, तो उस विचारधारा का उस 40 साल में आपके लिए क्या महत्व था? देखिए, एक तो बचपन से ऐसी विचारधारा में मैं रहा हूँ और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ रहा हूँ जहाँ विचारधारा ही एक हिंदुत्व की थी और जहाँ हिंदुत्व का एक एजेंडा चलता है, फिर राम मंदिर का हो या समान नागरिक कायदा का हो या कश्मीर का एक आंदोलन जब चलाया, मैं भी कश्मीर में भी आंदोलन में मैं गया था। और जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन चलाया वो आगे चलाने के लिए हम लोग भी वहाँ मोर्चे में गए, आंदोलन में गए, वहाँ लाल चौक में झंडा फहराने चले गए थे, दोड़ा आंदोलन में हम गए थे।
मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर आज तक हम चले। हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई टीका करे, टिप्पणी करे, पर एक ये रहता था कि एक संगठन ऐसा है जो सारे मुझे तो मालूम, मैं समझता नहीं एक विषय में, पर मुझे अच्छा लगा उस समय। आज भी मुझे अच्छा लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था और आज भी भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़े, फिर भी विचारधारा एक दिन में तो नहीं छोड़ सकती। मेरे इससे 3 सवाल है। पहला सवाल यह है कि जो राजनीतिक विचार, अब बात होती है कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते समय या फिर किसी भी पार्टी को काम करते समय मैं विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जब शिफ्ट होता है किसी भी नेता का तो वो ये कहते हैं कि मैंने जनता के लिए ये डिसीजन लिया है। तो क्या यह शिफ्ट राजनीतिक है या यह कंप्लीट विचारधारा का शिफ्ट है? देखो, विचारधारा का कंप्लीट शिफ्ट नहीं है, नहीं ये राजनीतिक शिफ्ट है। एक बात आपको बता दूं, 40 साल की ज़िंदगी में मैंने मैंने देखो इलेक्शन में 6 बार मैं चुन के आया, कभी हारा नहीं। 7वीं बार भी मुझे आता था पर मुझे टिकट पार्टी ने नहीं दिया। एक बात है कि ये 40 साल में जब लड़ते आया, करते आया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते आया, तो इससे मुझे कोई भी भारतीय जनता पार्टी से कोई तकरार मेरी नहीं है। मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी करके मैं कभी नाराज़ नहीं रहा। पार्टी के आला लीडर जो उनके ऊपर भी मैंने कभी नाराज़गी नहीं जताई। मेरा प्रॉब्लम ऐसा था कि जब मैं पीछे जाना चाहता हूँ थोड़ा, बिल्कुल कि 2009 में, जब 2009 में मैं अपोजिशन लीडर था भारतीय जनता पार्टी का, उसके पहले भी मैं ग्रुप लीडर था। हाँ, 19 जब अपोजिशन लीडर था 5 साल में, तो 5 साल में महाराष्ट्र में एक ऐसा वातावरण हम लोगों ने बनाया। जब मेरे साथ गोपीनाथ जी मुंडे थे, हमारे भाऊसाहब फुंडकर थे, नितिन जी गडकरी थे, ऐसे कई लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो हमने एक वातावरण बनाया। और मैं अपोजिशन लीडर होने के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा इतने हम ज़ोर शोर से आक्रामक रूप से चलाते थे, तो एक वातावरण बनते गया कि 2009 के बाद 2014 का इलेक्शन लगा, तो उससे वातावरण तैयार हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले के बल पर आ सकती है। जब तक तो हम शिवसेना बीजेपी के साथ चलते थे जी, पर जब 2014 में ऐसी बात आई कि हम अकेले के बल पे अगर लड़ेंगे तो हम चुन के आ सकते हैं। और उस समय मैंने भी आग्रह किया था, हमारे पार्टी के नेताओं को भी मैंने बताया कि वातावरण अच्छा है और वातावरण अच्छा होने के साथ अपन अकेले के बल पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो निर्णय लिया पार्टी ने कि भाई शिवसेना के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। निर्णय लेट हुआ, फिर भी जहाँ हम लोगों को 145 लगते हैं, वहाँ हमको 123 हमारे चुन के आ गए। हालांकि मुझे ऐसा लगता था उस समय भी, आज भी मेरा दावा ये है कि जो इतने सालों से काम करते हैं, जो सबसे सीनियर हैं, जिसने इतने उस सवाल पे हम आएंगे, उस सवाल को खोलेंगे, क्योंकि उसकी बहुत परतें हैं। मैं उस सवाल को थोड़ा डीपली खोलना चाहता हूँ। वहाँ तक आगे चल के तो 2000 तक का ये विषय हो गया। और आज की बात ऐसी है कि मैं उसी समय पे जानना चाहता हूँ, जो आप सवाल पूछे कि आज मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पर नाराज़ नहीं है, कोई आला लीडर्स पे मैं नाराज़ नहीं है। मैं नाराज़ एक है कि वो जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके ऊपर मेरी नाराज़गी थी। और एक बार नहीं, मैंने कई बार महाराष्ट्र के असेंबली में, आपने असेंबली में भी क्वेश्चन उठाए थे। हमारे जो लीडर्स है दिल्ली वाले, उनके साथ भी ये मैंने शेयर किया कि भाई मुझे नाराज़गी है, या इससे व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं था। और वो व्यवहार अच्छा नहीं, मुझे लगता था कि मेरे साथ इनका व्यवहार जो अच्छा नहीं था। अलग अलग ढंग से मेरी इंक्वायरी लगाई दी जाती थी, कोई एंटी करप्शन मेरे पीछे लगा दिया, कभी इनकम टैक्स को लेटर लिखो तो इनकम टैक्स वाले आ जाए, कभी कोई औरत को पकड़ के मेरे ऊपर विनय भंग का खटला जो बोलते हैं ना 509 CRP, वो लगा दिया, झूठा ही खटला लगा दिया। और कोर्ट में दिन रात कोर्ट में जाते जाते तो मैं पागल हो गया। अच्छा, हर एक इसमें छुट जाता था, निर्दोष छुटता था, झूठे ही थे। और इससे मुझे बड़ा ये होता था कि इतने 40 साल हमने ज़िंदगी निकाली पार्टी के लिए, ये कल के बच्चे हैं जो हम लोगों को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। और मेरी ऐसी बात थी कि पार्टी के जो हमारे लीडर्स थे उनको बताने के बाद कोई ख्याल ही नहीं जाता था, हाँ बताएंगे, ये करेंगे। तो मुझे लगता था कि भाई पार्टी में हम अकेले पड़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि पार्टी में ना रहे। मैं बार बार ये पार्टी को बोलता हूँ, मैं पार्टी छोड़ नहीं रहा, मैं पार्टी का त्याग नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे पार्टी छोड़ने लगा रहे हो, मजबूर कर रहे हैं कि मैं पार्टी के बाहर जाओ। और ये आज की बात नहीं है, अगर
3-4 साल पहले मेरा महाराष्ट्र के असेंबली में आप भाषण सुनेंगे 3 साल पहले का, तो वहाँ 3 साल पहले असेंबली में मैंने बोला था कि मेरी इतनी इंक्वायरी लगा दी आपने वो, मैंने कल भी वो क्लिप सुना था आप जब कह रहे थे उसमें कि इतनी इंक्वायरी मेरी लगा दिया है कि मुझे अभी तुम पार्टी के बाहर भेज रहे हो, ढकल रहे हो। ये मैंने 3 साल पहले महाराष्ट्र के असेंबली में बताया था। और इस कारण ऐसा हुआ कि मैं ही नहीं, महाराष्ट्र में ऐसे कई लीडर्स हैं जो अभी नाराज़ है, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के मैं बोला चलो एनसीपी में चले। अभी हम राजनीतिक विचारधारा की बात ही कर रहे थे। एक आप जो कह रहे हैं उससे क्या हम यह कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है उसका राजनीतिक विचारधारा से ज़्यादा उस इंसान से कनेक्ट होता है जो उसके लिए काम करता है, यह आप कह रहे हैं? मैं देखो ये तो बात सही है कि कोई इंसान जब वहाँ पावरफुल रहता है, अच्छी तरह से काम करता है तो पब्लिक जुड़ती है। पार्टी काम करती है, पार्टी काम करती है, इसका मतलब क्या है? पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। कार्यकर्ता काम करते हैं मतलब क्या, पर्सनल उनका प्रभाव रहता है, उसके साथ आदमी जुड़ते जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पार्टी ऊपर से आ गए, हज़ारों लोग जम गए, एक दिन में आ गए। कोई ना कोई लीडर वहाँ रहता है, कोई ना कोई लीडर। यहाँ एकनाथ खड़से है, खानदेश में उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से है, तो इतने सारे लोग इतने सालों में साथ में आ गए। यही है जो है, तो कोंकण क्षेत्र में क्यों नहीं होता? वहाँ तो बड़े बड़े लीडर हैं जी। हमारे यहाँ जो पश्चिम महाराष्ट्र है, कोंकण एरिया, ऐसा कई क्षेत्र है महाराष्ट्र के कि वहाँ हमारे एक भी एमएलए नहीं है, हमारे एक भी एमपी नहीं है। तो क्यों नहीं आता वहाँ एमपी? क्योंकि वहाँ कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। मेरा कहना है कि देखो बड़े बड़े लीडर हमने लिए पार्टी में। हमारे नारायण राणे साहब जो थे चीफ मिनिस्टर थे हमारे पहले, वो कोंकण में हैं, उनको हमने पार्टी में ले लिया, फिर भी एक भी एमएलए नहीं आया हमारा चुन के। बट अब ऐसा रहता है कि लीडरशिप भी ऐसी होना चाहिए कि जो सबको लेके चले और वो सभी का प्रभाव, मतलब इसके कारण उसको सक्सेस भी मिले, अच्छा रहे। राष्ट्रवादी के विचारधारा को आप न्याय दे पाएंगे? देखो राष्ट्रवादी की विचारधारा को न्याय देना न देना तो आगे बताएगा, समय बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर जब मैंने माननीय शरद पवार साहब से ये बात की कि मुझे पार्टी में आना है, या उनके तरफ से नहीं होता था, मेरी ओर से भी मेरी इच्छा थी, सारी पार्टियां मुझे बुला रही थी, कांग्रेस भी बोल रही थी, शिवसेना का भी आग्रह था कि मैं उनके पार्टी ज्वाइन करूं। पर मुझे लगा कि एनसीपी ज्वाइन करूं क्योंकि हमारे कार्यकर्ता की इच्छा थी कि मैं एनसीपी में जाए। जब माननीय शरद पवार साहब से मैंने ये बात की तो खुली बात किया मैंने तो कि भाई मेरी तो नाराज़गी ऐसी पार्टी बिर्टी पे है नहीं, मैं एनसीपी में आना चाहता हूँ। मेरी आपसे भी अपेक्षा है, ये अपेक्षा है कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट रुकी है वो डेवलपमेंट के लिए आपसे मदद हो। मुझे कोई लेना देना, 40 साल की ज़िंदगी में मिनिस्टर बना, एमएलए बना, बहुत सारी हो गया, अब क्या होना है मुझे। पर एक बात मेरे मन में ज़रूर है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो महीने मंजूर करके रखे हैं, जो आधे पड़े हैं वैसे के वैसे पड़े, तो कम से कम उसको अगर आप मदद करेंगे तो मुझे ज़रा अच्छा लगेगा। ये सवाल, लेकिन मैं अभी आपके बात को कनेक्ट करता हूँ। मुझे ये भी पूछना है, जब अब आप कुछ आपके पार्टी में या फिर किसी भी राजनीतिक विचारधारा में किसी एक नेता का होना न होना या फिर उसका शिफ्ट होना, वो जनता को क्यों भुगतना पड़ता है? आपने इतने डेवलपमेंट के काम किए, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है, रोड के डेवलपमेंट के तीनों प्रोजेक्ट आपके जो आपने जो साइन किए थे वो भी रुके हुए हैं। तो सरकार, राज्य सरकारें या फिर कोई भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वर्क कर रही है, वो ये क्यों डिसाइड नहीं कर पाती कि ये सवाल जनता का है ना कि नेता का या फिर वह रसूखदार नेता का जिसके लिए ये चीज़ें हो रही है? देखो एक तो बड़ी बात, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि अन्याय हुआ है वो कांग्रेस का कार्यकाल में नहीं हुआ। पहले मैं मिनिस्टर था इरिगेशन का, उस समय बड़े प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर कर दिए। बाद में कांग्रेस की सरकारें आई यहाँ, कांग्रेस वालों ने वो प्रोजेक्ट को धीरे धीरे क्यों ना ऊपर चालू रखे। जब 5 साल हमारी सरकार थी, हमारी और हमारे क्षेत्र के इरिगेशन मिनिस्टर थे, जब ये प्रोजेक्ट बन पड़े, इसका दुख मुझे है। अगर हमारी सरकार नहीं होती थी, दूसरे की सरकार होती थी, तो आप विपक्ष में होकर झगड़ते थे? तो विपक्ष में झगड़ा करते थे दूसरे के साथ। यहाँ तो मेरा आदमी था, मेरे घर का था इरिगेशन मिनिस्टर, यहाँ का जलगांव का था जी। ये एक भी प्रोजेक्ट हमारा, मैं कुरा उपसा सिंचन है, तड़वल उपसा सिंचन है, बोदोड़ उपसा सिंचन है, आगे नहीं जा सका। अब देखो पब्लिक के लिए, हम पब्लिक ने 40-40 साल हम लोगों को चुन के दिया है। लोगों के लिए हमारे भी तो मन में ये होता है कि इतने सारे काम है, 3-3 हज़ार करोड़ रुपए के प्रकल्प प्रोजेक्ट है, 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, कोई 500 करोड़ का है, कोई यहाँ 600 करोड़ के हैं। अब इतने इसमें 100-125 करोड़ रुपये आज तक खर्च हुए हर प्रोजेक्ट पे, आगे गए ही नहीं। तो कम से कम हमारे सामने अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, खेती में पानी जाता है,
तो अच्छा लगेगा, कम से कम इतना तो रहेगा कि खड़से साहब ने इसको मंजूर किया था, उनके कार्यकाल में ये पूरा हो गया। जी, मैं और एक आगे जाना चाहता हूँ। एकलव्य के अंगूठा काटने की बात हमें पता है, द्रोणाचार्य की गर्दन काटने की बात मुझे ना मैंने सुनी है ना मैंने पढ़ी है। आपके केस में ये हुआ कि आपने बीजेपी को शिप खड़ा किया, सारी चीज़ें आपने सेटल की, और उसके बाद आपके पीछे आपने जो शिष्य खड़े किए थे उन्होंने ही आपकी गर्दन काट दी। आपको पॉलिटिक्स से ये जो अंतराल है, क्या यह पीढ़ी का अंतराल है, क्या ये नई जो पीढ़ी आई है, अब फडणवीस सरकार के इसमें भी जो भी वो जो मुख्यमंत्री थे उनका भी और आपका एज का भी बहुत डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का बहुत डिफरेंस है, फिर भी वो जो शिफ्ट हुआ वो उन पर हुआ। क्यों होता है ऐसा राजनीति में? क्यों हर समय चूज़ करते समय कोई भी पॉलिटिक पार्टी जो है वो गणित देखती है ना कि काम? क्यों होता है ऐसा? देखिए, पार्टी में आखिर कोई लीडरशिप करने लगता है तो पार्टी का लीडरशिप का व्यवहार कैसा हो उसके आधार पर होता है। अभी इतने सालों में मैंने देखा कि हमारे जितने लीडर थे मेरे साथ पुराने, प्रमोद महाजन साहब थे, मुंडे साहब थे, बाबू साहब पुणकर साहब थे, बड़े बड़े लीडर थे हमारे यहाँ। सूर्यभानजी वाहाडने पाटिल साहब थे, नासा फरांदे सर थे, मैं कई नाम बता सकता हूँ कि बड़े लोग। इतने साल, मतलब मैंने हमारे 40 साल में से 35 साल उनके साथ निकाले, 35 साल उनका मार्गदर्शन लिया, 35 साल में हम लोगों ने एक साथ काम किया। 35 साल की ज़िंदगी में, पॉलिटिकल लाइफ में 1% एक बार भी हमारा कोई संघर्ष नहीं हुआ। एक दूसरे के बारे में कोई वैचारिक मतभेद भी होते थे तो यहाँ ऐसे बैठ के मिट जाते थे। तो ये है कि जब राजनीतिक 35 साल वो लोगों के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं हुआ, एकदम ये 2-3-4 साल में ऐसा क्या हो गया कि इतना संघर्ष हम लोगों को है। मैं वही पूछना चाहता हूँ आपको। हाँ, तो जो व्यक्ति का व्यवहार रहता है, जो अभी आप पूछता भी चाहते तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी बने, मुख्यमंत्री जी बनने के बाद स्वाभाविक उनको क्या लगा है, देखो सीनियरिटी में एकनाथ खड़से हैं, अनुभव में एकनाथ खड़से ज़्यादा है, मिनिस्ट्री वगैरह में सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ, MLA सबसे ज़्यादा बार चुन के मैं आया हूँ। तो उनको बार बार ये डर लगता था कि कल अपना जो कॉम्पिटिटर है ये खड़से हैं, कल अगर इस वहाँ मुख्यमंत्री बनना है तो यही बन सकता है, दूसरा कोई नहीं, सब जूनियर थे, दूसरा ही था। इसलिए उनको ये बार बार लगता था कि ये CM बन सकता है और इसलिए इसको छेड़ो, इसको बदनाम करो, इसको क्या बोलते हैं, इसमें से शिफ्ट करो, स्पर्धा में से, स्पर्धा के बाहर फेंक दो तो मैं अकेला राज कर सकता हूँ। और 5 साल उन्होंने ऐसे राज किया, जो बीच में आया, जो आया उसको बाजू में कर दिया। क्या यह विचार बीजेपी की विचारधारा नहीं है? आडवाणी जी को वैसे ही किया, मुरली मनोहर जोशी वैसे ही चले गए। नहीं, देखो, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी तो पहले टिकट थी ही नहीं उनके पास। आप एक अंतर देखो, जिंदगी उन्होंने दी है, हाँ, लाइफ दिया, क्योंकि बीजेपी उन्हीं से तो खड़ा हुआ है, राम मंदिर आंदोलन से, हम उन्हीं से है, आप वहीं से आते हैं। वहीं से है। पर एक बात है कि वो जब आए तो उनको टिकट नहीं दिया गया, यहाँ मुझे टिकट दिया गया था, मैं यहाँ चुन के आया था, मैं यहाँ मंत्री बना था, मैं राजनीति में उस समय जिंदा था। ये मंत्री नहीं थे, चुन के नहीं आए थे, ये अंतर है, उसमें अंतर है। हाँ। एक और सवाल है इसी से जुड़ा, आपको ओबीसी का नेता कहा जाता है, मुझे इस शब्द से थोड़ी परहेज है। जब आपने काम पूरे समाज के लिए किया है तो आपको सिर्फ एक कैटेगरी का, कम्युनिटी का नेता क्यों कहा जाता है, और आप क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्यों आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं? मैंने कभी नहीं किया। ओबीसी लीडरशिप है, ओबीसी में पैदा हो तो ओबीसी लीडरशिप आती है, ओबीसी में काम करते हैं तो ओबीसी लीडरशिप लेकिन डेवलप होती है। आपका ही मतदार संघ है, उसका अगर आप डेमोग्राफी देखिए, सेंसस देखिए, तो सारे प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं और वहीं से आप चुन के आते हैं। देखिए कि ओबीसी पर जहाँ जहाँ कोई समस्या या आती है तो ओबीसी की समस्या उठाने के लिए ओबीसी लीडरशिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे समाज पे अन्याय करते जो, यहाँ हमारे मतदार संघ में नहीं है। मैंने आज तक 40 साल की राजनीति ऐसी है कि मेरे साथ सारे समाज है, सारी जातियाँ, सारे पंथ के लोग हमारे एक साथ आते हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ओबीसी छोड़ के है, बिगर आदिवासी है, इस पर अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं किया। जिस पर अन्याय हुआ है वो अन्याय दूर करने के लिए मैंने संघर्ष किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं ओबीसी लीडर से पैदा होने के बाद मुझे इस ढंग से देखा गया कि ओबीसी लीडर हैं। हालांकि मैंने आज तक सभी समाज के लिए, सभी जाति के लिए, सभी वर्ग के लिए हमेशा ही प्रयत्न किए, हमेशा कोशिश की कि सारों की उन्नति हो, प्रगति हो। महाराष्ट्र में किसी को भी पूछा जाए तो वो कहते हैं कि खड़से जी ज़मीन के नेता है। ज़मीन के कार्यकर्ता से नेता आप बने, फिर भी आप पर परिवारवाद हावी हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्यों
क्या वह जगह जो आपके यहाँ पे आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं अब टॉप पोजीशन पे है, यह परिवारवाद की आपको लगता है, ये परिवारवाद है, सुविधावादी राजनीति है, या फिर और कुछ आप डिफाइन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाऊँगा, मैं ज़रूर बताता हूँ। एक तो पहली बात है कि परिवारवाद का सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक मेरी बहू MP है, मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर था, 2 ही परिवार में आते हैं। जहाँ टिकट मिलता है वहाँ परिवार आता है। कमल पे खड़े रहेंगे 10 लोग तो 10 लोग के परिवारवाद आएंगे जी। मेरे यहाँ 2 लोग, मैं और मेरी बेटी, मतलब बहू। नहीं, लेकिन इसके बाद सुनो, आप सुनो प्लीज। मेरी बहू यही थे, अब तो मैं है ही नहीं, वो तो अकेले। इसके पहले जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, मैंने बताया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट मैंने कांग्रेस के साथ लड़ी है। हाँ, और जो भी कोऑपरेटिव, मेरी बीवी एक कोऑपरेटिव यूनिट की चेयरमैन है, मेरी लड़की एक कोऑपरेटिव यूनिट की चेयरमैन है। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई चुन के ही नहीं आया है। 100 साल का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उसको आज 101 साल हो गए। 101 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक दिन के लिए भी चेयरमैन नहीं बना, एक दिन के लिए भी 2 से ऊपर वहाँ से डायरेक्टर नहीं चुन के आए। इस बार मैंने ये किया कि कांग्रेस, शिवसेना, NCP और भारतीय जनता पार्टी चारों को एक साथ लाया, चारों का एक पैनल बनाया, चारों का पैनल बनाने के बाद इलेक्शन लड़ा, और चारों ने ये तय किया, चारों पार्टियों ने तय किया कि भाई आपके बीवी को बनाना है, आपकी बेटी को बनाना है। वो इसलिए बनाना था कि उस समय ये सारी जो संस्थाएं थी इसकी हालत बहुत खस्ता थी, और उनका मिनिस्टर था, डेयरी डेवलपमेंट वगैरह का मिनिस्टर था। उनको ऐसा लगता था कि घर का अगर कोई आता है तो अपने यहाँ पर इसमें अच्छा एक वातावरण बनता है। होगा वैसे ही हुआ। जहाँ परिवार छोड़ दो, मेरी लड़की जहाँ है 100 साल में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो 5 साल में हुआ। डेयरी में 100 साल में, मतलब 70 सालों की डेयरी को, 70 साल में जितना डेयरी को प्रॉफिट नहीं हुआ, वहाँ घाटे में चलने वाली डेयरी आज 25-26 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट आया ना, अच्छा चला है। यहाँ क्या परिवारवाद है? ये तो कांग्रेस वालों ने चुन के दिया ना, आपने क्या चुन के दिया? भारतीय जनता पार्टी खाली टिकट पे, वहाँ परिवार जरूर बताएंगे, पर ये भी परिवारवाद क्यों आया? आप क्यों टिकट देते? खड़से जी को क्यों टिकट देते? वो चुन के देने की, क्योंकि उनके पास उतना पावर है, उनके पास उतना बैकग्राउंड है, उन्होंने कार्यकर्ता को जोड़ा, इसलिए। मेरे बहू को क्यों टिकट दिया? एक सवाल उन्हीं से है। मेरे बहू को क्यों टिकट दिया? दूसरा कोई चुन के आने की संभावना ही नहीं थी। यहाँ उनको मालूम था कि खड़से जी की बीवी को टिकट देंगे तो चुन के आ सकते हैं। खड़से जी को टिकट दिया, इसलिए 6 बार तुमने टिकट क्यों दिया? नहीं देना था। परिवार बताने के बाद टिकट देना तो आपके हाथ में कि नहीं? ये काय का परिवार आ रहा? आपने परिवार बढ़ाया, फिर 6 बार तूने मेरे को टिकट दिया, आपने टिकट दिया, तो परिवार मैंने बढ़ाया या आपने बढ़ाया? पर एक बात सही है कि जहाँ पहले से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ सारा वातावरण जब कांग्रेस का था, यहाँ दूसरा कोई लीडर चुन के आने की संभावना थी ही नहीं। जहाँ कोई आता ही नहीं था, उनको मालूम था कि यहाँ खड़से जी ही चुन के आएंगे, इसलिए 5वीं बार 6ठी बार आप ही खड़े रहो, आप ही खड़े रहो, इसलिए दिया। परिवार के कारण नहीं टिकट दिया, चुन के आने के कारण टिकट दिया है। NCP में आप शिफ्ट हुए, क्या आपकी बहू भी उसी रास्ते पर जाएगी? क्योंकि अभी वो BJP से चुन के आई है। देखो, BJP से चुन के आए, वो तो उनका विचार है, वो सोचे कि उसको क्या करना है जी। पर जहाँ तक हमारा ये है कि वो BJP में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी में वो रहे। ओके, एक आखिरी सवाल, अगला जो अब आपने शिफ्ट किया है, इसके बाद आपका प्लान क्या है? क्या हम मुख्यमंत्री देख रहे हैं अगले चुनाव में? तो आप कैसे प्लान कर रहे हैं आपके जितना भी अब, क्योंकि आप लीडर है तो आपने शिफ्ट किया है, इसका मतलब सारा का सारा शिफ्ट होगा, तो कैसे क्या आपके इसमें चल रहा है? देखो, जब मेरी सरकारें थे जब तो मुख्यमंत्री बना ही नहीं, तो दूसरे पार्टी में जाने के बाद कौन मुझे मुख्यमंत्री बनाने वाला है? इतना तो मूर्ख तो मैं है ही नहीं। पर मैंने जब बताया कि अभी इतने साल राजनीति में रहने के बाद जो कुछ करना था डेवलपमेंट वगैरह के बारे में मैंने किया। मेरी अंतिम इच्छा यही रही, राजनीति में जब तक काम करते हो तो हजारों लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। यहाँ जो छोटे छोटे इंसान हैं उनको लगता है कि नाथा वो हम लोगों को मदद कर सकता है। ये लोगों को आज भी अपेक्षा है कि नाथा वो अगर रहता है तो मुझे न्याय मिलेगा, और मेरी अपेक्षा है इनको न्याय देने के लिए जो सार्वजनिक हमारे उपक्रम है, जो कुछ है मैंने बताया, रास्ते के है, डैम के है, ये जो मेरे आधे पड़े काम है, नए नहीं है, यहाँ आधे ही बड़े हुए काम अगर पूरे हो गए तो बहुत मैंने कर लिया। और इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि पार्टी चेंज भी किया, कहीं भी रहूँ तो संघर्ष करते रहूँगा कि डेवलपमेंट के लिए ये जो मेरे अधूरे काम है वो पूरे करो। मुझे कोई मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं, न मुझे कोई मुख्यमंत्री जी की भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया बुलेटिन में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.